नासा अपने स्पेसक्राफ्ट को ड्राई हीट से स्टेरिलाइज करता है ताकि अगर कोई भी लाइफ अर्थ के बाहर हो तो उसका डिसरप्शन ना हो अर्थ के माइक्रोब्स की वजह से. यस, so this will be carried out with by the methods sterilization. Okay, so we are going to start with the chapter sterilization. Okay, so इस chapter में we are going to study about physical methods of sterilization. Okay, chemical agents which are used for sterilization, mechanical sterilization methods and biological agents for sterilization. ये सब क्या होता है, बहुत complex है नहीं, it's very simple. Okay, okay. हाँ, तो दिस इज बेसिकली दीज आर द 4 थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. ओके, सबसे पहले ना स्टेरिलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है. स्टेरिलाइजेशन लीड्स टू रिडक्शन इन नंबर और एक्टिविटी ऑफ द टोटल माइक्रोबियल फ्लोरा. ठीक है, अगर आपका कोई सैंपल है, चाहे वो खाने का सैंपल हो, चाहे वो कोई मीडियम हो, कुछ भी हो, चाहे वो कोई यूटेंसिल हो, कोई भी चीज़ हो, उसके अंदर माइक्रोब्स प्रेजेंट होते ही है. ठीक है, तो अगर आप कुछ भी करके कोई भी मेथड से उन माइक्रोब्स का नंबर या तो कम कर रहे हो, ठीक है, या तो उन माइक्रोब्स को टोटली मार रहे हो, किल कर रहे हो, तो उस मेथड को हम बोलेंगे स्टेरिलाइजेशन. ठीक है, स्टेरिलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज एंड इन्फेक्शन. ऑफ कोर्स, अगर आपका खाना है बिगड़ा हुआ है, ठीक है, और अगर आपने उसको स्टेरिलाइज करे बिना खा लिया, लाइक अगर फॉर एग्जांपल पानी की बात करते हैं, अगर आपने पानी पिया, पानी अगर आपके आरओ में पूरी तरह से क्लीन नहीं हुआ और आपने वो पानी पिया, तो आपको डिजीज हो सकता है, राइट, इन्फेक्शन हो सकता है सर्टेन. टू प्रिवेंट कॉन्टेमिनेशन बाई ग्रोथ ऑफ अनडिजायरेबल माइक्रोब्स. देखो फॉर एग्जाम्पल ना, मैंने कोई मीडियम प्लेट रखी है और उसके अंदर मैंने कोई ए टाइप का बैक्टीरिया ग्रो किया है. ठीक है, अगर मैं उस प्लेट को स्टेरिलाइज नहीं करूंगी तो क्या होगा कि उस प्लेट के अंदर ही ए के साथ साथ कोई भी बी, मतलब कि कोई अलग टाइप का बैक्टीरिया भी ग्रो हो जाएगा. तो इसीलिए ना मुझे उस प्लेट को स्टेरिलाइज करना पड़ेगा ताकि सिर्फ वही बैक्टीरिया उसमें ग्रो हो जो मुझे चाहिए. ठीक है, टू प्रिवेंट डिटोरेशन एंड स्पॉइलेज, मतलब सड़, ताकि आपकी जो चीज़ है वो सड़ ना जाए और वो बिगड़ ना जाए, मतलब गंदी बासी ना हो जाए. ठीक है, ओके, कंडीशंस इन्फ्लुएंसिंग एंटीमाइक्रोबियल एक्शन, मतलब कि कौन कौन सी कंडीशन है जिस पर स्टेरिलाइजेशन डिपेंड करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई बैक्टीरिया ले लिया, ठीक है, अगर वो बैक्टीरिया नॉर्मल हुआ तो आप उसका इजीली स्टेरिलाइजेशन कर सकते हो कि चलो आपने उसको मार दिया. लेकिन अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया हो जिसके पास स्पोर वाला बैक्टीरिया हो, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास वेजिटेटिव सेल हो. मतलब कि अगर कोई नॉर्मल बैक्टीरिया है और अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास स्पोर हो, तो स्पोर वाले के बचने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे. क्योंकि स्पोर क्या होता है, एक आउटर कवरिंग होता है. ठीक है, जो आपके बैक्टीरिया को या उसके बैक्टीरियल सेल्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाता है. ठीक है, तो ये कौन से टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस पर डिपेंड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका स्टेरिलाइजेशन कैसा होगा. नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा. फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई ऐसा एनवायरनमेंट दिया है, अगर आपने हीट ज़्यादा दी है, ठीक है, प्लस आपने कोई एसिडिक मीडियम दिया है, ठीक है, तो जो आपका माइक्रोब प्रेजेंट होगा उसका स्टेरिलाइजेशन मतलब वो जो चीज़ होगी उसका स्टेरिलाइजेशन बहुत फास्ट होगा, बहुत अच्छे से होगा. ठीक है, अगर आप किसी चीज़ का स्टेरिलाइजेशन कर रहे हो और उसके ऊपर कोई ऑर्गेनिक मैटर है, फॉर एग्जाम्पल ये समझ लो कि ना मुझे अपने किचन का स्टेरिलाइजेशन करना है. ठीक है, लेकिन किचन के ऊपर क्या किया ना, मैंने कोई ऑर्गेनिक मतलब कि जो कोई लिविंग थिंग से आया हो ऐसा मटेरियल, जैसे कि मैंने थोड़ा सा दूध गिरा दिया. ठीक है, फिर दूध गिराने के बाद ना मैं उसके ऊपर छाट रही हूँ कोई सैनिटाइजर जैसा उसको स्टेरिलाइज करने के लिए, तो वो स्टेरिलाइज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर क्या कर रहा है ना, उसकी एफिशिएंसी को कम कर रहा है. क्या कर रहा है? उसकी एफिशिएंसी को कम कर रहा है. ठीक है, तो ये बात भी एक ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हम स्टेरिलाइज करते हैं तो उसके आजू बाजू कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं होना चाहिए या फिर ऑर्गेनिक मैटर गिरा नहीं होना चाहिए. ठीक है, वन मोर थिंग,
थिक मटेरियल्स, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा थिक है, ठीक है, लाइक आप ले लीजिए आपके शुगर की कोई चीज़ बनी हो, ठीक है, कोई आपके सिरप्स हो, ठीक है, या फिर कोई डर्ट चिपक गया हो, ऐसी चीज़ें हो, तो भी क्या होगा कि आपका जो स्टेरिलाइजेशन का अमाउंट है या फिर जो स्टेरिलाइज हो रहा है वो कम हो जाएगा, ठीक है, उसकी स्टेरिलाइजेशन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो ये सारे एनवायरमेंटल मेथड्स है, ओके, मतलब एनवायरमेंटल चीज़ है कि किन चीज़ों, कौन सी चीज़ें स्टेरिलाइजेशन के काम को रोक सकती है या कम कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस सेल को स्टेरिलाइज कर रहे हो या आप जिस चीज़ को स्टेरिलाइज कर रहे हो और आप उसके अंदर के माइक्रोब्स को मार रहे हो, अगर वो जो माइक्रोब है अगर वो यंग एंड एक्टिव है तो वो इजीली टूट जाएगा, आई मीन वो इजीली डिसरप्ट हो जाएगा, ठीक है, कैसा होगा, इजीली डिसरप्ट, ओके। नेक्स्ट, अच्छा, ये ना कुछ इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है, इन दिस चैप्टर। सो फर्स्ट इज डिसइंफेक्शन। देखो ये स्टेटमेंट पढ़ लेना, मैं एकदम सिंपली समझाती हूँ। डिसइंफेक्शन का मीनिंग क्या होता है ना, कि आप ऐसे पैथोजेंस को मार रहे हो, आप ऐसे पैथोजेंस को मार रहे हो जो सिंपल है, नॉर्मल है, मतलब उनके आजू बाजू कोई एंडोस्पोर नहीं है, कोई एंडोस्पोर नहीं है, आप बस सिंपली कोई बैक्टीरिया ले रहे हो, कोई चीज़ ले रहे हो और उसका स्टेरिलाइजेशन कर रहे हो, उसको हम डिसइंफेक्शन बोलते हैं, ठीक है, ओके। स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सॉरी देयर इज़ अ कन्फ्यूजन। डिसइंफेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप जो वेजिटेटिव पैथोजन है ना उसको नॉर्मली मार रहे हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको मारना ईजी है, वाई, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया या जो वो सेल है ना वो अपने खुद के स्टेट में है, मतलब ना उसने कोई एंडोस्पोर बनाई है, ना उसके अंदर कोई ऐसी खास चीज़ है जिससे उसको रेजिस्टेंस मिल सकता है इन सारी चीज़ों से, लाइक जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या है ना, कि आप उन माइक्रोब्स को भी मार रहे हो जिनके पास एकदम स्ट्रॉन्ग वाली एंडोस्पोर है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, द कंप्लीट रिमूवल और डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइबल मतलब कि अलाइव, जो जिंदा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, आप उसे कंप्लीटली मार रहे हो, भले ही ना कि उसके पास एंडोस्पोर प्रेजेंट हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे उसके पास एंडोस्पोर प्रेजेंट होगा, ठीक है, तभी आप बोलोगे स्टेरिलाइजेशन। एंटीसेप्सिस, एंटीसेप्सिस का मतलब क्या है, केमिकल जो आपकी बॉडी के सरफेस पर अप्लाई होते हैं, सरफेस पर अप्लाई होते हैं, जिससे क्या होगा कि जो माइक्रोब्स आपकी बॉडी के ऊपर चढ़े हैं उनकी डेथ हो जाएगी, ओके। एंटीसेप्सिस प्रोसेस होता है और एंटीसेप्टिक उसमें यूज़ होता है, ठीक है, एंटीसेप्टिक यूज़ होता है और एंटीसेप्टिक को लगाकर जो आप माइक्रोब्स को मार रहे हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंटीसेप्सिस। नेक्स्ट इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का मीनिंग क्या है, कि केमिकल्स जो इंटरनल यानी कि बॉडी के अंदर जो चले गए हैं आपको उन्हें मारना है, तो दैट इज बेसिकली कीमोथेरेपी, आप सर्टेन मेडिसिन लेते हो, राइट, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म्स। मोड ऑफ एक्शन, ओके, मोड ऑफ एक्शन, अब ना ये माइक्रोब्स मरेंगे कैसे, या तो आप क्या करो ना कि इनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर दो, या तो इनको कंप्लीटली मार दो, ठीक है, कैसे, या तो क्या करो आप इनके सेल वॉल को डैमेज कर दो, ठीक है, या तो क्या कर दो कि उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी जो परमिएबिलिटी है उसको डिसरप्ट कर दो, ठीक है, मतलब जो उसके सारे ऑर्गेनल्स को एकदम सही से रख रहा है, उसके साइटोप्लाज्म को सही से संभाल कर रख रहा है, उस मेम्ब्रेन को ही तोड़ दो, ठीक है। या फिर क्या करो कि उसके अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है उनका डीनेचर कर दो, मतलब देखो प्रोटीन है, प्रोटीन की वजह से ही वो चीज़ जिंदा है, ठीक है, तो तुम उसके प्रोटीन को ही तोड़ फोड़ दो, ठीक है। या तो तुम क्या करो कि उसके अंदर जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट है उन्हें इनहिबिट कर दो। एंजाइम्स मतलब कि ऐसी चीज़ें जो उसकी ग्रोथ में या उसके सर्वाइवल में किसी भी प्रोसेस में उसकी हेल्प कर रही है, तो उन एंजाइम्स को इनहिबिट कर दो, ठीक है। या फिर ये प्रोटीन का सिंथेसिस है उन्हें इनहिबिट कर दो,
ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स है जिसकी मदद से आपका जो माइक्रोब का ग्रोथ है वो बंद होगा, मतलब माइक्रोब के अंदर एग्जैक्टली क्या हो सकता है वो समझाया गया है, ठीक है। सो दीज आर द मोड ऑफ एक्शन। सो आवर फर्स्ट टॉपिक विल बी स्टेरिलाइजेशन विथ फिजिकल एजेंट्स, ठीक है। फिजिकली अगर आपको किसी चीज़ को फ्री ऑफ माइक्रोब्स करना है तो आप कैसे करेंगे? तो एक आपका मेथड है हीट में है ड्राई एंड मॉइस्ट, फिर लो टेम्परेचर पे कैसे करोगे, फिर रेडिएशंस पे कैसे करेंगे, विल गो थ्रू इट वाइजली। શું થયું? બોલો. હું તેલ જ લગાવું છું. હા લગાવું છું, જાઓ ઓડા. हीट, ओके। सो फर्स्ट मेथड विल बी ड्राई हीट में सबसे फर्स्ट मेथड जो हमारा आता है दैट इज इंसिनरेशन में क्या होता है ना कि मेथड दैट यूजेस हाई हीट, ठीक है, ये हाईलाइट करो ये वर्ड, हाई हीट टू बर्न और डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो भी आपकी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया कोई निक्रोम वायर देखा है? निक्रोम वायर एक वायर लाइक, देखो एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा सब्सटेंस आता है और यहाँ पे ना ये लूप बनी होती है, ठीक है। ये लूप से आप क्या करते हो ना कि माइक्रोब्स को पिकअप या फिर आपको जो भी बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म आपको एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए होता है तो आप ये लूप से उन्हें उठाओगे, ठीक है। तो निक्रोम वायर का स्टेरिलाइजेशन कैसे होगा? इंसिनरेशन में क्या होगा कि एक डिवाइस आता है इंसिनरेटर करके, उसके अंदर आप ना इन चीज़ों को रखते हो, ठीक है, एकदम हाई टेम्परेचर पे। उससे क्या होगा कि उसके अंदर के जो भी माइक्रोब्स है वो मर जाएंगे, ठीक है। लेकिन ठीक है। और इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब ये स्टेरिलाइज होगा तब क्या होगा, या तो ऐश का रिमूवल होगा या तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, या तो कार्बन डाइऑक्साइड या तो ऐश का रिमूवल होगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ वेस्ट, मतलब आपका जो माइक्रोब्स है, जो आपका वेस्ट है वो तो बर्न हो ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड है और ऐश भी रिलीज होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पेपर को जला रहे हो तो ऑफकोर्स उस पेपर में से धुआं निकलेगा, राइट। तो वैसे ही अगर आप अपने निक्रोम वायर को या फिर ग्लव्स को स्टेरिलाइज कर रहे हो इंसिनरेटर में तो ये चीज़ें रिलीज होंगी, ठीक है। अच्छा, निक्रोम वायर को ना आप इस मेथड से तो स्टेरिलाइज कर ही सकते हो। दूसरा क्या होता है ना कि निक्रोम वायर को अगर आप डायरेक्टली हीट कर दो, लाइक अगर आप बंसन बर्नर चालू करो और निक्रोम वायर को हीट कर दो उसके ऊपर तो भी वो स्टेरिलाइज हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट मेथड, इंसिनरेशन। नेक्स्ट इज हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, works on the principle of conduction in which the heat is absorbed by the outer surface and then passed to a inner layer. For example, ये ना मैंने कोई चीज़ रखी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई स्पून रख दी, ठीक है, मैंने कोई स्पून रख दी क्लीन करने के लिए, स्टेरिलाइज करने के लिए। तो क्या होगा ना कि इसको मैंने रख दिया या तो इलेक्ट्रिक ओवन में या तो गैस ओवन में या तो किचन स्टोव ओवन में। अब क्या होगा ना इसके अंदर हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन का मेथड फॉलो होगा। मतलब क्या होगा कि हीट लगेगी, इस पर क्या होगा, हीट लगेगी सबसे पहले बाहर के लेयर पर हीट लगेगी, ठीक है। फिर अंदर वो हीट जाएगी, फिर वो हीट क्या होगी, अंदर जाएगी और अंदर और बाहर सारी जगह पर जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। ओके, हाँ। और ये जो हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन वाला मेथड है ना वो किन किन चीज़ों में यूज़ होता है? लेबोरेटरी ग्लासवेयर, क्यों ग्लास की चीज़ों में? देखो, एक ना नॉर्मली लैब्स में आप ना एक ऑटोक्लेविंग करके मेथड देखेंगे। मतलब उसमें क्या होता है कि ऑटोक्लेव करके एक चीज़ होती है, उसके अंदर आप आपकी जो भी चीज़ें हैं स्टेरिलाइज करनी है वो रख दो। उसमें ना स्टेरिलिटी के चांसेस बहुत हाई होते हैं, मतलब बहुत अच्छे से वो चीज़ स्टेरिलाइज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कोई चीज़ें ऐसी हो जो ग्लास की हो वो आप उसमें नहीं रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि क्या होगा ना कि ग्लास की चीज़ें होंगी उसमें या तो उसमें ना क्रैक
बहुत इजीली आ सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो उस पर मॉइस्ट लग रहा है, एक तो उस पर पानी लग रहा है, दूसरा उस पर एकदम एक्सट्रीम वाली हीट, मतलब हीट भी आप कितनी देते हो, 121 डिग्री सेल्सियस जितनी हीट देते हो, ऊपर से आप उसमें प्रेशर भी देते हो। कितना प्रेशर देते हो? आई थिंक 15 PSI जितना, इतना प्रेशर आप देते हो। अगर आप अपना ऑटोक्लेव ले लेते हो तो क्या होगा कि ग्लास की चीज़ें ना आप इसमें स्टेरिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन मेथड, इलेक्ट्रिक या फिर गैस ओवन यूज़ कर लो, ठीक है। अच्छा, अभी कितने टाइम के लिए और मतलब कितने टाइम के लिए और कितना टेम्परेचर चाहिए, ये चीज़ बहुत मैटर करती है, ठीक है। अगर आप इसका टेम्परेचर 170 डिग्री, अगर आप ये जो भी ओवन है, जितने भी ओवन के नाम दिए हैं, अगर आप उसका टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस तक रखते हो तो आपको उसे 30 मिनट्स तक रहने देना है, ठीक है। अगर आप उसका टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस तक रखते हो तो आपको 60 मिनट्स तक वो चीज़ को आपके ओवन में रहने देना है। अगर आप उसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस तक रखते हो तो आपको उसको 150 मिनट्स तक आपके ओवन में रहने देना है, ठीक है। उन चीज़ों का मतलब क्या है? जो भी चीज़ आपका हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन से स्टेरिलाइज हो रही है, जो भी ग्लास की चीज़ है, पेट्री डिशेस है, ठीक है। अच्छा, मैं ना आपको एक और बात बताती हूँ कि हमारी जो लेबोरेटरी है ना, उसमें ये जो पेट्री डिशेस है ना, हम उसको डायरेक्टली ऑटोक्लेव के अंदर ही स्टेरिलाइज करते हैं। हाँ, ये एक फैक्ट है कि ग्लासवेयर की चीज़ें नहीं करनी चाहिए टेक्निकली, बट हमारी जो लैब्स है, यूजुअली ना मोस्ट ऑफ द लैब्स में ये चीज़ चलती है, ठीक है, कि आप उसको स्टेरिलाइज कर रहे हो ऑटोक्लेव में, क्योंकि ऑटोक्लेव में ना उसके स्टेरिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत हीट, बहुत प्रेशर दिया होता है। तो क्या होगा कि जो बैक्टीरिया जिनका बहुत अच्छा वाला एंडोस्पोर भी होगा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी भी डेथ इजीली हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन ना उसमें भी होता है कि चलो भाई आपको इतना ही टेम्परेचर रखना है और इतना ही प्रेशर रखना है, तो कुछ लिमिट्स फॉलो होती है। बल्कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो अगर आपको लेबोरेटरी ग्लासवेयर का या पेट्री डिशेस का स्टेरिलाइजेशन करना है तो आपको हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन मेथड यूज़ करना होगा, ओके। हाँ, अगर मैं बात करूँ कोई लेबोरेटरी ग्लासवेयर, स्पेसिफिक कोई लेबोरेटरी ग्लासवेयर की मैं बात करूँ तो उसके लिए मुझे 161 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखना पड़ेगा 2 आवर्स के लिए। इतना सफिशिएंट है कोई भी ग्लास की चीज़ को क्लीन करने के लिए या मतलब स्टेरिलाइज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज हीट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हीट में क्या आता है? मॉइस्ट हीट। सबसे पहले हमने क्या देखा? ड्राई हीट में क्या हो रहा है कि आप सिर्फ ना आपकी चीज़ पर हीट लगा रहे हो, कोई पानी वानी कुछ नहीं छिड़क रहे, सिर्फ आप उसको गर्म कर रहे हो, सिर्फ आप उसको हीट कर रहे हो, ठीक है। मॉइस्ट हीट, अभी मॉइस्ट हीट में ना 3 मेथड होते हैं। या तो आप ऐसी हीट ले लो जो बिलो 100 डिग्री हो, या फिर आप किसी चीज़ को स्टेरिलाइज कर दो एकदम 100 डिग्री पर, या फिर आप किसी चीज़ को स्टेरिलाइज कर दो अबव 100 डिग्री पर, ठीक है। अगर हम बात करें ना बिलो 100 डिग्री की, तो उसमें एक एग्जाम्पल दिया है पेस्चराइजेशन। आपको पता है कि ये जो मिल्क की जो डेयरी होती है उसमें ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत सुना होगा, ठीक है। देखो, पेस्चराइजेशन में क्या होगा? वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉगरिथमिक रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वायबल माइक्रोब्स, मतलब कि जो भी जिंदा माइक्रोब्स है उनका जो नंबर है वो बहुत कम होता होता जाएगा, ठीक है। उनकी डेथ हो जाएगी तो क्या होगा कि वो डिजीज कर पाएंगे नहीं, ठीक है। अच्छा, मीजोफिलिक बैक्टीरिया हीट एट 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। देखो, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ। ये जो मेथड है इसके अंदर सबसे पहले तो क्या होगा कि ऐसे बैक्टीरिया जो नॉन स्पोर फॉर्मिंग मतलब कि जो एंडोस्पोर्स नहीं फॉर्म करते हैं, ऐसे जो बैक्टीरिया है उनको ना हम इजीली किल कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर दिया है कि जो मीजोफिलिक बैक्टीरिया ना नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है, ठीक है। तो अगर मुझे इन बैक्टीरिया को मारना है तो मैं क्या करूँगी ना कि 30 डिग्री सेल्सियस पर मैं उन्हें रख दूँगी फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। लेकिन ना इसके एक्सेप्शंस है कि कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं उनको अलग अलग टाइम चाहिए होता है, अलग अलग टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बात की पेस्चराइजेशन, तो ऑफ कोर्स वी कैन नॉट फॉरगेट अबाउट द एग्जांपल ऑफ मिल्क, ठीक है।
अगर मिल्क को मुझे पेस्चराइज करना है, माइक्रोब फ्री करना है, तो कैसे करूँगी? देखो, या तो मैं क्या करूँगी ना, मिल्क को 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट्स तक रखूँगी, ठीक है, या तो फिर मैं उस मिल्क को 73 डिग्री सेल्सियस पर 20 सेकेंड्स तक रखूँगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा ना कि मैं इस मिल्क को क्यों 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं ले जा सकती, क्यों अबव 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं ले जा सकती? देखो क्यों, बिकॉज उससे क्या होगा कि आपका जो मिल्क है वो उसकी ना क्या, वो कर्डल हो जाएगा, कर्डल हो जाएगा, और उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, और उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, गेट्स डिस्ट्रॉय हो जाएगी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है। इसलिए मुझे ये पेस्चराइजेशन मतलब कि 100 डिग्री से कम वाला 100 डिग्री से कम टेम्परेचर वाला मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कोई वैक्सीन बना रहे हो, बना तो नहीं रहे हो, बनाने के बाद ही अगर आपकी कोई वैक्सीन है जिसके अंदर नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट है, नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट है, आपने वैक्सीन बनाई, वैक्सीन तो बैक्टीरिया को मारने के लिए ही होता है, लेकिन अगर बाय चांस उसमें कोई नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया घुस चुका है तो आप उसको भी कैसे स्टेरिलाइज कर सकते हो? 60 डिग्री सेल्सियस पर आप उसे 1 आवर तक रख दो, आपकी ये जो वैक्सीन है वो स्टेरिलाइज हो जाएगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट when you want to do sterilization in moist with moist heat method, और उसमें भी 100 डिग्री सेल्सियस से कम का मेथड, ठीक है। मैंने उसका रीज़न आपको बताया। नेक्स्ट इज, अगर आपको किसी चीज़ को स्टेरिलाइज करना हो एट 100 डिग्री सेल्सियस तो ना उसके 2 मेथड होते हैं। देखो, एक है उसका मेथड बॉइलिंग और एक है उसका मेथड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। देखो बॉइलिंग में ना क्या होता है कि हम बोलते हैं कि पानी को उबाल के पीना चाहिए, मैं सब मानती हूँ, ठीक है, लेकिन ना क्या होता है कि उससे ना ऐसा नहीं है कि आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी जो भी चीज़ है वो कंप्लीटली स्टेराइल नहीं हो जाती, ठीक है, कंप्लीटली स्टेराइल नहीं हो जाती। सी, मैं बताती हूँ, नॉट एंश्योर कंप्लीट स्टेरिलिटी, मतलब ये नहीं कि भाई आपकी जो भी चीज़ है वो पूरी तरीके से स्टेराइल हो जाए, ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि जो भी पैथोजेनिक वेजिटेटिव माइक्रोब्स होते हैं, मैंने अभी बताया पैथोजेनिक मतलब कि जो ऐसे माइक्रोब्स जिनकी कोई एंडोस्पोर या कुछ है नहीं ऐसे, और वही माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, ठीक है, मतलब नॉर्मल बैक्टीरिया पकड़ लो, ऐसे बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी को हार्म कॉज कर रहा है और उनके आजू बाजू कोई एंडोस्पोर नहीं है, तो इन चीज़ों को ना आप ऐसे माइक्रोब्स को बॉइलिंग के मेथड से मार सकते हो, ठीक है। ओके, जो भी अगर फॉर एग्जांपल आपने उस बॉइलिंग है मतलब आपको ऑफ कोर्स पानी की रिक्वायरमेंट होगी उसके अंदर, तो क्या होगा ना कि जो भी आपकी आइटम है, सबसे पहले जो भी आपकी आइटम है उसको 30 to 40 मिनट्स तक बॉइलिंग वाटर में रखना होगा। आपको क्या करना होगा, उसको 30 to 40 मिनट्स तक बॉइलिंग वाटर में रखना होगा, और ये जो बॉइलिंग वाटर है, बॉइलिंग वाटर को ऑलरेडी 100 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट्स के लिए रखना होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चीज़ को पानी के अंदर रख रहे हो तो क्या करो कि सबसे पहले पानी लो, पानी को हीट करो 100 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट्स के बाद, उसके बाद आपको जो भी चीज़ आप स्टेरिलाइज करनी है, ठीक है, उसके बाद आप वो चीज़ को पानी में रख सकते हो फॉर 30 to 40 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन में क्या होता है ना, कौन सी चीज़ें डिस्टिलाइज करता है ये वाला मेथड, एक तो मीडिया या तो सर्टेन केमिकल्स, ये चीज़ें स्टेरिलाइज करता है आपका ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। आप ना क्या करो कि आपकी जो भी केमिकल या जो भी मीडिया है उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट्स के लिए रखो, 30 मिनट्स के लिए रखो 100 डिग्री सेल्सियस पर 3 दिन तक, 3 सक्सेसिव
डेज। देखो इसका मतलब क्या है ना कि फॉर एग्जांपल मैंने आज कोई मीडिया लिया, उसको मैंने 100 डिग्री सेल्सियस पर रखा 30 मिनट्स के लिए बस, फिर कल मैंने वही मीडिया लिया 100 डिग्री सेल्सियस पर रखा 30 मिनट्स तक, परसों मैंने वही चीज़ की, 3 दिन तक मैंने ये चीज़ कंटिन्यूसली की, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ये क्या करता है ना, प्रिजर्व शुगर ऑफ मीडिया विच में डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर। मतलब कि अगर आपका जो मीडिया है अगर उसके अंदर शुगर प्रेजेंट है, अगर उसके अंदर शुगर प्रेजेंट है तो क्या करता है ना कि शुगर को प्रिजर्व रखता है, प्रिजर्व रखता है, मतलब कि उसका डिसरप्शन नहीं होने देना होता है। देखो अगर आप कोई मीडिया बना रहे हो, अगर कोई मीडिया बना रहे हो कोई बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, तो ऑफकोर्स उसके अंदर शुगर प्रेजेंट होगा और शुगर की रिक्वायरमेंट तो होती ही है, राइट। कोई भी कल्चर के ग्रोथ के लिए वो मर गए, अगर वो शुगर ही अगर वो शुगर का स्ट्रक्चर ही डिसरप्ट हो गया तो क्या होगा, आपका बैक्टीरिया या आपका माइक्रोब उसमें ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के क्या होगा ना कि जो भी आपका मीडिया है या जो भी आपका केमिकल है ना, उसके अंदर जो शुगर का कंटेंट होगा वो वैसा ही रहेगा, ठीक है, ओके। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मेथड, दैट इज अबव 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होता है ना, अच्छा ये है हमारा टिपिकल मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। इसमें ना दो चीज़ें हैं जो यूज़ होती है, एक तो स्टीम यानी कि पानी, उबला हुआ पानी, और एक होता है यूज़ प्रेशर, ठीक है। मैंने अभी आपको उसका एग्जाम्पल बताया ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव, ठीक है। एक क्लोज कंटेनर, एक ना क्लोज कंटेनर जैसा सब्सटेंस होता है, ढक्कन के साथ होता है, ठीक है। क्या आपको जो भी चीज़ स्टेरिलाइज कर रही हो ना, आप इसके अंदर रख दो, ठीक है। अच्छा अब मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो प्रेशर है, ऑटोक्लेव में आप जो प्रेशर रखते हो वो आइडियली 15 psi रखोगे, और जो आप टेम्परेचर रखते हो वो आप रखोगे 121 डिग्री सेल्सियस। आइडियली नहीं इतना ही रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा कम हो सकता है लेकिन आइडियली हम इतना ही रखते हैं अगर हमें कोई भी चीज़ स्टेरिलाइज करनी हो तो, अगर आपको कोई मीडिया स्टेरिलाइज करना हो, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली ऑटोक्लेव है, CLAVE क्लेव, ठीक है। टेम्परेचर एंड प्रेशर आर मेंटेन्ड फॉर 20 मिनट्स इफेक्टिव। हाँ अब देखो इसका ना एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे खास बात क्या है इस ऑटोक्लेव वाली मेथड की, कि जो भी वेजिटेटिव बैक्टीरिया है, वेजिटेटिव बैक्टीरिया है उनकी तो डेथ हो ही रही है, लेकिन ऑल्सो वो बैक्टीरिया जो स्पोर फॉर्म करते हैं। स्पोर, देखो स्पोर क्या होता है कि जब कोई भी बैक्टीरिया है वो ऐसे कोई टेम्परेचर या ऐसे कोई रीजन में आ जाता है जहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर पाता, या फिर ऐसी कोई जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो वो उसके आजू बाजू क्या करेगा, एक एंडोस्पोर की लेयर बना देगा, ठीक है। ये एंडोस्पोर ना तगड़ी चीज़ होती है, मतलब कि क्या होती है ये, कि ये अगर एक्सट्रीमली हीट पड़ी इस सेल के ऊपर तो भी इसे कुछ नहीं होने देगा। अगर कोई भी ऐसा हुआ कि चलो अगर आपका बैक्टीरिया है उसको बहुत दिन तक न्यूट्रिशन नहीं मिला तो भी ये उसे कुछ होने नहीं देगा, ये इसको न्यूट्रिशन नहीं देगा, लेकिन एक तरह से क्या करेगा ना कि ये जो बैक्टीरिया है उसको जिंदा रखेगा, जिंदा एक डॉर्मेंट स्टेट पे रखेगा। डॉर्मेंट स्टेट मतलब कि उसको जिंदा रखेगा, लेकिन इन सच अ वे कि उसको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो चीज़ है अलाइव लेकिन उसको न्यूट्रिशन या किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट when you want to sterilize with the temperature above 100 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट इज अगर आपको किसी चीज़ को स्टेरिलाइज करना हो लो टेम्परेचर पर, ये तो देखो हम ना यूजुअली घर में करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने रात को कोई आइटम बनाई, कोई खाना बनाया, ठीक है, और अगर हमें मन हुआ कि हमें सुबह भी वही चीज़ खानी है तो मम्मी क्या करती है उस चीज़ को फ्रिज में रख देती है। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को फ्रिज में या फिर हम उसे लो टेम्परेचर पर रख देते हैं तो जितने भी माइक्रोब्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोब्स हर जगह पे होता है, लेकिन उसके अंदर जो भी अमाउंट में माइक्रोब्स प्रेजेंट होना, क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो हॉल्ट हो जाएगी, मतलब वो रुक जाएगी, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट क्या होगा कि उसकी अगर कोई भी केमिकल एक्टिविटी है,
केमिकल एक्टिविटी है जिससे वो खाने को और ज़्यादा बिगाड़ रहा है, बासी कर रहा है, तो वो केमिकल एक्टिविटी भी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा कि मतलब वही हो गया ना कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो रही है, केमिकल एक्टिविटी कम हो रही है, ठीक है, ओके। सो उससे क्या, देखो, लो टेम्परेचर स्लोज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है आपके बैक्टीरिया में, तो आपका बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा, जो आपकी चीज़ है उसको ज़्यादा गंदा नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर आपका टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है, तो क्या होगा कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बहुत एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर कर दिया, एकदम ही लो टेम्परेचर ले लिया, तो आपका जो माइक्रोब का ग्रोथ है वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया, ईस्ट एंड मोल्ड आर स्टोर एट 4 डिग्री सेल्सियस टू 7 डिग्री सेल्सियस टू स्लो ग्रोथ। देखो, फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ ना ज़्यादातर कहाँ होती है, लेबोरेटरीज में। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कोई बैक्टीरिया बनाया है, ठीक है, आपने कोई मीडिया लिया, उस पर आपने कोई बैक्टीरिया ग्रो किया, अगर आपको वो बैक्टीरिया 3-4 दिन के लिए चाहिए होता है, तो आप क्या करोगे कि वो जो मीडिया है आप उसको फ्रिज में रख दोगे। लो टेम्परेचर पे क्या होगा ना कि वो बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा, वो जैसा है वैसे ही अपने स्टेट पे रहेगा, उसका ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो जाएगा। तो क्या होगा कि 3-4 दिन बाद भी आप उस बैक्टीरिया, ईस्ट या मोल्ड को यूज़ कर सकते हो आपके टेस्ट के लिए, ठीक है। ये ज़्यादातर कहाँ पे होता है ना कि जहाँ पे वैक्सीन्स का प्रोडक्शन होना होता है। अगर आपने फॉर एग्जांपल वैक्सीन्स बनाई, ठीक है, और अगर आपका कोई बैक्टीरिया है, आपने आज पहले दिन चेक किया बैक्टीरिया के ऊपर, फिर आपने कोई और वैक्सीन बनाई लेकिन आपको चेक करना है वो सेम वाले बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है, तो आप इस बैक्टीरिया को स्टोर रख सकते हो। हालांकि उसकी एक लिमिट होती है कि आप इतने दिन तक ही स्टोर कर सकते हो, बट या यू कैन स्टोर इट, ठीक है। बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर केप्ट एट 20 डिग्री सेल्सियस टू -70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन प्रिजर्व वायरसेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मेमेलियल सेल्स। यही जो चीज़ें मैंने आपको बताई, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वायरस है, इनको स्टोर करके रखा जाता है। फ्रीजिंग किल्स सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्रीजिंग से ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, लेकिन कुछ की क्या होता है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुक जाती है, ठीक है। दिस मेथड प्रिजर्व्स फूड। ये जो मेथड है उससे वो मैंने आपको किचन घर का एग्जांपल बताया, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लो टेम्परेचर, कि लो टेम्परेचर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, माइक्रोब्स में क्या फ़र्क पड़ता है इस लो टेम्परेचर से, ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज रेडिएशन, ठीक है। Radiation sterilized by exposing surfaces that need to be sterilized to different types of electromagnetic radiations। मतलब कि इसमें क्या होता है ना कि अलग अलग टाइप की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है वो आपके ऑब्जेक्ट को या सरफेस को जिसको आपको स्टेरिलाइज करना है उस पर लगती है, ठीक है। कैसे, देखो होता क्या है कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया और उस पर अगर आपने कोई रेडिएशन डाली, तो क्या होगा कि माइक्रोबियल डीएनए, जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर का जो डीएनए है ना, उसका डैमेज हो जाएगा, उसका डैमेज हो जाएगा, ठीक है। डैमेज होगा, डैमेज होगा, कैसे होगा, डैमेज कॉजेज डैमेज थ्रू, या तो आयोनाइजेशन से उसका डैमेज होगा, ठीक है। आयोनाइजेशन से डैमेज होगा मतलब कि फॉर एग्जांपल आपका एक बैक्टीरिया है, उसके ऊपर ना मैंने आयोनाइजिंग रेज डाली, तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा। अगर उसने उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो डिसरप्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर और किससे होता है, फ्री रेडिकल्स से, फ्री रेडिकल्स, ठीक है। फ्री रेडिकल्स क्या होता है ना कि आपका कोई बैक्टीरिया है, मैंने उसके ऊपर फ्री रेडिकल्स डाले, तो क्या होगा कि आपका बैक्टीरिया है, आपके बैक्टीरिया के अंदर ना कुछ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, और ये मॉलिक्यूल्स क्या करेगा कि आपके जो बैक्टीरिया के सेल्स है उसको डैमेज कर देगा, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, जो मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, अनस्टेबल होंगे। अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे कि जो भी आपका जो सेल है उसको डैमेज कर देंगे, मतलब बैक्टीरिया का जो सेल है, आपका सेल नहीं। फिर नेक्स्ट इज, अगर मैंने कोई यूवी लाइट यूज़ कर दी, यूवी लाइट यूज़ कर दी, इसको ना हम एक्चुअली एक्साइटेशन मेथड बोलते हैं, वो वाला एक्साइटेशन नहीं जो आप होते हो, ठीक है। एक्साइटेशन मेथड में हम एक यूवी लाइट यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा ना
कि आपका जो सेल है, सेल में क्या होगा, बहुत सारी एनर्जी आ जाएगी, और बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी तो क्या होगा कि आपका जो सेल है वो डिसरप्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। सो इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे दो मेथड्स के बारे में, फर्स्ट इज आयोनाइजिंग एंड द अनदर इज नॉन आयोनाइजिंग, ठीक है। गोइंग टू फर्स्ट टॉपिक, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन दो टाइप्स के होते हैं, नॉन आयोनाइजिंग एंड आयोनाइजिंग। नॉन आयोनाइजिंग में क्या होता है ना कि यूवी रेडिएशन इंक्लूड लाइट रेज फ्रॉम 150 एमस्ट्रॉन्ग टू 3900 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये उसकी रेडिएशंस, ये ना एक्चुअली उसकी पावर बताई गई है कि चलो 150 से 3900 आर्मस्ट्रॉन्ग तक जो यूवी रेडिएशंस की जो लाइट है वो इतनी होती है, ठीक है। 2600 एमस्ट्रॉन्ग ना सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती है कोई भी बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ठीक है। यूवी, अच्छा, अगर कोई सरफेस है और अगर कोई सरफेस के ऊपर मैंने यूवी रेडिएशंस डाली तो क्या होगा ना कि यूवी, इसका जो पेनिट्रेशन है वो बहुत कम हो जाएगा। मतलब कि मैंने कोई बर्तन लिया, बर्तन पे मैंने यूवी रेज डाली तो क्या होगा कि बर्तन का सिर्फ सरफेस ही स्टेरिलाइज होगा, उसके अंदर जो भी है वो स्टेरिलाइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूवी रेज की जो पेनिट्रेशन पावर है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, लो पेनिट्रेशन, जिससे क्या होगा कि सिर्फ जो सरफेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ही डेथ होगी, ठीक है। इट्स यूज टू स्टेरिलाइज सर्फेसिस इन एसेप्टिक एरियाज। एसेप्टिक एरियाज मतलब कि देखो, आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स है या लैब्स है, लैब्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरिया होते हैं जो फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन होता है, मतलब उसमें माइक्रोब्स की एकदम मतलब पॉसिबिलिटी एकदम निल होती है, एकदम ना के बराबर होती है, ठीक है। तो ऐसी जगहों पर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस यूज़ होता है। देखो एक ये कैसे होता है ना, एक सिंपल ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि यूवी लैम्प करके ना एक चीज़ आती है, ठीक है। यूवी लैम्प को क्या करते हैं ना कि जो भी आपका एरिया है, चाहे वो कोई हॉस्पिटल का रूम हो या कुछ भी हो, ठीक है, या फिर कोई लेबोरेटरी का कोई एरिया हो, यूवी लैम्प को ना मैं इस जगह पर जाकर रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और इस टाइम पर ना ये ध्यान रखना है कि ये जो भी आपका रूम है उसके अंदर कोई भी पर्सन प्रेजेंट ना हो, क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक हो सकती है, तो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, जो यूवी रेडिएशन है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। थोड़ी देर बाद क्या होगा ना कि ये एरिया जो है वो पूरा स्टेरिलाइज हो जाएगा, फिर आप ये यूवी लैम्प को बंद कर सकते हो और ये जो एरिया है दैट वुड बी फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन, हम इस एरिया को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एसेप्टिक एरियाज में इस तरह से इसका यूज़ होता है। एंड मैन्युफैक्चरिंग ग्रेड वाटर, देखो कुछ कंपनीज होती है ना जिनके अंदर एकदम हाईली ग्रेड वाटर का मीनिंग क्या होता है, हाईली प्योरीफाइड वाटर। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनके अंदर ना वाटर जो है वो एकदम 100% प्योरीफाई होना चाहिए। हमारे घर पर भी 100% प्योरीफाई नहीं आता, लेकिन कुछ कंपनीज में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो उस वहाँ पर भी क्या होगा कि ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का यूज़ होगा आपके पानी को क्लीन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस के दो एग्जाम्पल है, एक एक्स रेज और एक गामा रेज, जिनकी एनर्जी कैसी होती है, हाई, ऑन कंपैरिजन टू यूवी रेडिएशंस जिनकी एनर्जी थोड़ी लो होती है और उनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो भी एकदम लो होती है, ठीक है। पेनिट्रेटेड डीप इनटू मटेरियल्स, ये मटेरियल्स में एकदम डीपली पेनिट्रेट करेंगे, ठीक है। मतलब एकदम जो आपका मटेरियल है उसके अंदर एकदम घुस जाएंगे और उसको स्टेरिलाइज कर देंगे। दे आयोनाइज सब्सटेंस, देखो अब ना ये मैं थोड़ा समझाती हूँ। दे आयोनाइज सब्सटेंसेस मतलब क्या होगा, देखो ये वाला पॉइंट आई एम एक्सप्लेनिंग ओवर हियर। इंक्लूडिंग वाटर क्रिएटिंग टॉक्सिक ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स, ठीक है। देखो क्या होगा ना, वो सब्सटेंस को आयोनाइज करेंगे, इंक्लूडिंग वाटर क्रिएटिंग टॉक्सिक ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स, ठीक है। ये क्या करेंगे ना बेसिकली, अगर आपकी ये आयोनाइजिंग रेडिएशंस है वो किसी चीज़ पर पड़ी तो क्या किसका फॉर्मेशन होगा, एक तो हाइड्रोक्सी रेडिकल्स बनेंगे, या तो आपके सुपर ऑक्साइड आयंस बनेंगे,
या तो आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेंगे, आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेंगे, ठीक है। डैमेज बाय ऑक्सीडाइजिंग माइक्रोब्स, इसका मतलब causes डैमेज बाय ऑक्सीडाइजिंग माइक्रोब्स, दे आयोनाइज सब्सटेंस, सब्सटेंस को सबसे पहले वो क्या करेंगे, आयोनाइज करेंगे। मतलब कि सब्सटेंस के ऊपर अगर ये एक्स रेज या गामा रेज पड़ी तो क्या होगा, या तो हाइड्रोक्साइड रेडिकल्स बनेंगे, ये क्या है टॉक्सिक, या तो सुपर ऑक्साइड आयंस बनेंगे, या तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेंगे। ये सब क्या है, टॉक्सिक ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स, ठीक है। अब देखो, ये एक तो अगर ऊपर की बात हुई तो कॉजेज डैमेज बाय ऑक्सीडाइजिंग माइक्रोब्स, अगर यही रेडिएशंस अगर माइक्रोब्स को डैमेज कर रही हैं तो कैसे करेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, क्या होगा, उस पर मैंने क्या डाली, एक्स रेज डाली, ठीक है, गामा रेज डाली, तो क्या होगा कि क्या करेगा ना, इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल कर देगा उस पर्टिकुलर माइक्रोब्स के अंदर। मतलब क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया है या फिर ये जो माइक्रोब है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसमें क्या होगा बेसिकली, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, कहाँ से होगा, फ्रॉम सेल्यूलर कंपोनेंट्स, ठीक है। सेल्यूलर कंपोनेंट्स आपका फॉर एग्जांपल आप ले लो माइटोकॉन्ड्रिया की जो सेल, आप माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो, या फिर आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो, तो उन सारी जो सेल्यूलर कंपार्टमेंट्स है, जो सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही निकालेंगे तो क्या होगा कि डैमेज हो जाएगा। किसका डैमेज हो जाएगा, डीएनए का और आरएनए का, डीएनए का और आरएनए का, ठीक है, और प्रोटीन्स का भी। और जो मेम्ब्रेन, जो आपकी बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है उसका भी डिसरप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो उससे ओवर आपकी नहीं, बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है उसका डिसरप्शन हो जाएगा, ठीक है। डीएनए से क्या होता है, प्रोटीन बनेगा, डीएनए से प्रोटीन बनता है जिससे वो आपका जो बैक्टीरिया है वो अलाइव रहता है। लेकिन क्या होगा कि डीएनए ही डैमेज हो गया तो अब बैक्टीरिया तो जिंदा रह ही नहीं सकता, ठीक है। प्रोटीन ही डैमेज हो गया तो भाई मतलब अभी उसका मेटाबॉलिज्म का काम कुछ नहीं हो सकता। मतलब इन शॉर्ट क्या हो रहा है ना कि आपका जो बैक्टीरिया है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सारे जो सेल्यूलर कंपार्टमेंट्स है वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ये डैमेज हो गए तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी आपका माइक्रोब है उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो आयोनाइजिंग रेडिएशंस में ना ये आपके कुछ मेजर पॉइंट्स हैं। ओके, सो आई होप यू हैव गॉट इट। So next time we'll go through the chemical methods of sterilization. Okay, thank you.